दोस्तों, आज स्वागत है आपका द बैंकर्स डायरी के एक और पावरफुल एपिसोड में। मैं हूं अनुपमा, आपकी होस्ट, और आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल्स जो कि अच्छी सैलरी पा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं ये सिखाया ही नहीं जाता। हम तो वहां सीखते हैं कि कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी जॉब लेनी है और अच्छा अर्न करना है। लेकिन जब तक हमें अपने मनी को सही से मैनेज करना नहीं आता, तब तक हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सैलरी से पैसा आता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हमें तब मिलती है जब वही पैसा हमारे लिए काम करता है। मतलब हम पैसिव इनकम अर्न करने लगते हैं उससे। और इस रास्ते को सिंपल और स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए मेरे साथ हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर दिवाकर कुमार। दिवाकर एक इंजीनियर हैं जिन्होंने आईटी वर्ल्ड में टॉप बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के संग काम किया है। लेकिन उनका असली जुनून, असली पैशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का परफेक्ट फ्यूजन है। वो दोनों का फ्यूजन करके कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं ताकि वो लोगों को हेल्प कर सके कि वो फाइनेंस में कैसे अच्छे हों और कैसे साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी यूज करें। और उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई भी हैं। वो फाउंडर हैं फाइनेंशियल हीरोज के, और अपनी हीरो स्ट्रैटेजी से वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने एनआईएसएम के कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए हैं, स्टॉक मार्केट की उन्हें अच्छी नॉलेज है, और साथ साथ उनका एक क्लियर विजन है। और उनका विजन ये है कि वो मिड करियर प्रोफेशनल्स को अपनी सैलरी से कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, सैलरी से कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ये सिखाएं। और इसके लिए वो सिखाते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करना, और वो भी जस्ट 1 आवर पर वीक में। और यही सारी चीजें हम उनसे जानते हैं कि वो फाइनेंशियल हीरोज में क्या क्या सिखाते हैं, उन्हें कैसे लोगों की हेल्प करनी है, और कैसे वो कर भी रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं दिवाकर जी से और चर्चा करते हैं आज के एपिसोड की। तो दिवाकर जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द बैंकर्स डायरी में। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि सैलरी से बियॉन्ड हम वेल्थ कैसे बना सकते हैं। और इसमें तो आप एक्सपर्ट हैं, और जैसा कि आप सभी को गाइड कर रहे हैं कि वो सैलरी के बियॉन्ड कैसे वेल्थ बनाए। तो एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि लोगों को नहीं मालूम है कि उनको सैलरी जो मिल रही है उससे वो कैसे वेल्थ बना सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह के पॉडकास्ट की जरूरत महसूस होती है कि लोगों को बताया जाए, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में कहीं सिखाया नहीं जाता कि हमें अपने मनी को कैसे मैनेज करना है, कैसे बजटिंग करनी है, सेविंग करनी है। वहां तो बस यही सिखाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए, अच्छी जगह एडमिशन हो जाना चाहिए, और फिर जब आपको अच्छी सैलरी मिलेगी वहां से निकलने के बाद तो आपकी लाइफ सेट है। पर एक्चुअली आप भी ये मानते होंगे कि लाइफ सेट नहीं होती ऐसा करने से कभी, है ना। जब तक आपको मनी को अपने मैनेज करना नहीं आता है, तब तक आप परेशान ही रहते हो। तो हम सब लोग भी उसी एज से गुजरे हैं, और हमने देखा है कि हमें जब फर्स्ट सैलरी मिलती है तो सबसे पहले तो जो जिन चीजों की जरूरत होती है, हमें सोचा होता है कि हमें ये लेनी है, यही सब करना शुरू करते हैं। बहुत समय तक हम सोचते ही नहीं है कि हमें सेव भी करना है। राइट, है ना। तो जब आप बिल्कुल सही बात। सोचते ही नहीं है, फिर आपको एक समय आता है जब ऐसा सोचना लग पड़ता है कि हमें कुछ सेव करना है। बट सेव करना सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि सेव करने से मनी की डिवैल्यू होता जाता है, और हमें समझ में आता है कि वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो जब वो ग्रो नहीं करेगा तो वेल्थ कैसे बनेगी, राइट। तो इसलिए हमें इस चीज की जरूरत है कि जो भी बिजी प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे समझें कि उन्हें अपने लिए सेव करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, और क्यों करनी है। ये सारी चीजें ही हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि मिड करियर प्रोफेशनल जब होते हैं, जो भी एक समय बीत गया, जब उनका समय कमाया, उन्होंने खर्च किया, अपने लिए कार खरीदी या घर खरीदा, ये सारी चीजें करते रहते हैं। लेकिन जब वो मिड करियर में पहुंचते हैं उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं
क्योंकि उनके पास कई बार उनके पेरेंट्स भी होते हैं जिनकी देखभाल करनी है, उनके बच्चे भी होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, उनको कॉलेज भेजना होता है। तो ऐसी क्या मिस्टेक है जो उनको नहीं करनी चाहिए? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक यू सी मिड करियर प्रोफेशनल्स मेक विद देयर सैलरीज? जी, नमस्कार अनुपमा जी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। क्या होता है कि ये एक प्रोफेशनल जर्नी होती है। हम एजुकेशन करते हैं 20-22 साल तक, उसके बाद फिर सैलरी वाले फेज में आते हैं जहाँ हमें पहली बार इनकम जनरेट करते हैं। और फिर वहां से हमें लगता है कि क्या खर्च करना है, कुछ नॉलेज हमें होती है या घर से या इन्वायरमेंट से जो हमने सीखा होता है वही हमारे पास रहता है। तो सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूँ वो करते हैं लोग कि सैलरी टू सैलरी कोई विजन के बिना जीते हैं। हम्म। जैसे इनिशियल सैलरी थोड़ी कम भी होती है तो वो सोचते हैं अभी तो हमने स्टार्ट करी है कैरियर, मजे करते हैं लाइफ में, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो पूरे करने होते हैं, कार, मोबाइल या वेकेशन वगैरह का। तो वहां पे वो स्टार्ट उससे करते हैं कि सैलरी टू सैलरी रहते हैं, कोई विजन नहीं होता। हम्म। उसके बाद जैसे जैसे वो 2-3 साल कैरियर में रहते हैं, फिर थोड़ा सा उनको नॉलेज होता है या घर वाले कहते हैं या वो देखते हैं कि नहीं थोड़ा सेविंग करना चाहिए, अब शादी होने वाली है, या कुछ पेरेंट्स की सजेशंस आते हैं, तो वो कुछ रैंडम सिप स्टार्ट कर देते हैं या कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करना लगते हैं ग्रोथ में, वो भी टिप्स से। तो उनको प्रॉपर ये नहीं समझ आता कि लर्निंग सब चीजों के लिए जरूरी है, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट सब चीजों के लिए जरूरी है। हम्म। तो वो सबसे पहले अपने एसेट एलोकेशन को इग्नोर करते हैं और इमरजेंसी फंड को इग्नोर करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि स्टार्ट करें जब कैरियर को, तो सबसे पहले ध्यान दें कि इमरजेंसी फंड करें, स्टार्ट में 3 से 6 महीने की सेविंग करें, और फिर अपने एसेट को अच्छे से एलोकेट करें, जो भी सेविंग हो रही है 10-20% पर मंथ वो स्टार्ट करें। तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी अच्छी से स्टार्ट हो जाती है। और कहते हैं ना, जैसा कि कोई चीज अच्छे से स्टार्ट हो तो फिर उसका जर्नी और एंड अच्छा होता है। जी। तो इसके साथ साथ एक चीज और है, जो कभी लोग इंश्योरेंस नहीं करते इनिशियली, तो वो भी एक, अगर आपकी लायबिलिटी है तो थोड़ी सी इंश्योरेंस भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट। लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं उसमें स्पेशली इन्हें बताइए कि कौन से इंश्योरेंस। नहीं तो इंश्योरेंस एजेंट्स आते हैं, वो जो स्कीम उन्हें बताते हैं वो उसी को में इन्वेस्ट कर लेते हैं नहीं, बिना ये बिल्कुल। जाने कि इसमें उनको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो मैं हम्म। चाहूंगी कि आप इन प्रोफेशनल्स को बताइए कौन से इंश्योरेंस लेना मस्ट है और किनको अवॉइड करना चाहिए। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। हाँ। इंश्योरेंस हमें रिस्क कवर देता है, हम्म। और इन्वेस्टमेंट हमारे पैसे जो भी हमने सेव किए हैं एक्टिव अर्निंग से, उसे ग्रोथ के लिए हम लगाते हैं, या उसमें कैपिटल गेन या हम्म। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ हम्म। प्रोडक्ट्स हैं हमारे कंट्री में जो, मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है या ईएलएसएस है, जो टैक्स सेविंग का एक उसमें रहता है हमारे पास ऑप्शन। तो टैक्स सेविंग के लिए हम वो सब कर लेते हैं। बेसिकली वो प्रोडक्ट क्या होती है कि उसमें इंश्योरेंस भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, टैक्स सेविंग भी होता है, तो हम उसको अच्छा समझते हैं। बट अगर कोई चीज मिक्स हो तो उसकी रिटर्न एवरेज हो जाती है ना, तो वो पूरी तरह से इंश्योरेंस कवर करता है। अगर आपकी इंश्योरेंस कुछ एक अच्छे अमाउंट तक रिस्क कवर करनी है तो वो भी नहीं वो कर पाता, हम्म। और ना ही वो इन्वेस्टमेंट में अच्छी तरह से हेल्प कर पाता है। तो हमें हम्म। कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज भी हो उस आपके टारगेट गोल को सेटिस्फाई करता हो। अगर इंश्योरेंस कर रहे हैं तो यू शुड गो फॉर टर्म इंश्योरेंस की भाई 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो। अगर हम दूसरे फॉर्म में चले जाएं, ईएलएसएस या यूलिप में चले जाएं, तो 5-10 लाख का होता है, तो उससे कवर से हमें लॉन्ग टर्म मतलब रिस्क कवर अच्छे से नहीं होती। हम्म। तो हमें इंश्योरेंस को अलग रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को अलग रखना चाहिए, हम्म। वो ज्यादा अच्छा तरीका है। हाँ। तो और टर्म हेल्थ इंश्योरेंस मैं इंश्योरेंस कहूंगा जरूर कि एक करना ही लेना चाहिए। चाहिए। हाँ। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस में भी दो चीजें हो जाती है। कभी कभी होता है कि कोई जॉब कर रहा है तो कंपनी उसकी हेल्थ इंश्योरेंस करती है, हम्म। तो वहां पे हमें देखना चाहिए कि एक तो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए जब तक हम हैं, अगर एक कंपनी में स्टेबल है, तो वहां का इंश्योरेंस हमारे लिए अच्छा रहेगा, और एक प्राइवेट अलग से कराना चाहिए हम्म। प्लान बी के लिए, बैकअप प्लान। और अगर लगता है कि नहीं, मतलब अनस्टेबल है, जॉब चेंज करना है, तो आपको एक अच्छा वाला प्राइवेट इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। ओके। तो ये तो क्लियर हुआ कि क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। एक इमरजेंसी फंड नहीं बना रहे हैं तो वो गलत है, आपको बनाना है। और हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस सबसे पहला काम यही करना है, राइट? फिर आप शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी, है ना? तो अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज क्रिटिकल टू शिफ्ट फ्रॉम सेविंग मनी टू इन्वेस्टिंग मनी इन योर 30s एंड 40s? राइट। तो क्या होता है कि एक इन्फ्लेशन जो है बहुत बड़ी चीज है हमारे इकोनॉमी में। वो क्या करता है, टाइम के साथ पैसे की वैल्यू को कम करता है। तो हमें सेविंग तो हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम बहुत सेव कर रहे हैं, और उसे अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या बहुत ही लो इनकम जनरेटिंग एसेट में है, लाइक एफडी, या हम सेविंग बैंक में रखे हुए, अकाउंट में रखे हुए,
तो वो ग्रोथ 2-3% या 5% से हो रहा था, बट इन्फ्लेशन जो है 6-7% होता है। तो क्या है कि आपके टाइम के साथ उसकी वैल्यू डाउन होती है। जैसे 1 लाख आपने आज रखा हुआ है, तो हो सकता है 1 साल बाद उसकी वैल्यू 7-8% कम हो जाए, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाए। तो इसलिए हमें एक तो सेविंग मनी से इन्वेस्टिंग मनी के माइंडसेट में जाना चाहिए, है ना, थॉट प्रोसेस में लाना चाहिए। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि 30-40 ईयर्स की रेंज में सबसे ज्यादा हम कमा रहे होते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो वहां पे हम जितना सेव कर सकते हैं, या हम अनमैरिड हैं तो काफी 40-50% तक सेव कर सकते हैं, और उसकी कंपाउंडिंग होगी। अगर हमने 6-7% से ज्यादा कोई ऐसे क्लास में इन्वेस्ट कर रखा है जहां से 10%, 12%, 15% आ रहा है, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है अगर हमने अर्ली स्टार्ट किया हुआ है। जी इन्फ्लेशन जी। को बीट भी करते हैं और कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। तो क्या होता है कि इससे फ्यूचर में वेल्थ बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो 30s 40s की एज में जब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम है, उस समय हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट? है ना? मेरा राइट, बिल्कुल मेरा सही। थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द आइडियल फर्स्ट स्टेप फॉर समवन विद जीरो और मिनिमल इन्वेस्टमेंट्स टू स्टार्ट बिल्डिंग अ स्टॉक पोर्टफोलियो? जैसा कि आप स्टॉक पोर्टफोलियो सिखाते हैं, और अगर कोई जीरो से शुरू कर रहा है या मिनिमम से शुरू कर रहा है, तो उसको कैसे शुरू करना चाहिए? बिल्कुल। तो क्या होता है कि अभी तक हम जो भी समझते हैं वो इनकम समझते हैं और एक्सपेंसेस के टर्म में समझते हैं। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप एक माइंडसेट में चेंज करिए और अपने को आप एक कंपनी जैसा सोचिए, या एसेट और लायबिलिटी के टर्म में सोचिए। तो जब आप ये टर्म में सोचना समझना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ है, आपका नेटवर्थ कितना है, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपका पॉजिटिव एसेट कितना है वो आप लिखें। प्रॉपर्टी में कितना है, एफडी में कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है, पीएफ पीपीएफ वगैरह में कितना है, वो टोटल करें तो वो पॉजिटिव आपका एक एसेट या कैलकुलेट हो जाएगा। और एक लायबिलिटी कैलकुलेट होगा, जो आपका लोन चल रहा है या होम लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, हाँ। उसको आप माइनस करेंगे। पॉजिटिव एसेट और लायबिलिटी उससे माइनस करेंगे तो नेटवर्थ हो जाएगा। तो इससे नेटवर्थ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आप कहाँ पे अभी हैं। एंड देन जर्नी स्टार्ट करना है। तो आपको पहले इमरजेंसी फंड रखना है 3 से 6 महीने का। फिर आपको एक रिस्क कवर करना है इंश्योरेंस के थ्रू, हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। एंड देन फिर आपको वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देना। वेल्थ क्रिएशन में पहला स्टेप ये आ जाता है कि आप अवेयर हो, लर्न करें कि पैसा कैसे बन रहा है, पैसा कैसे ग्रो हो रहा है, क्या क्या लीक्स हैं जहाँ पे हम रोक सकते हैं एक्सपेंसेस को अपने, और सेव कर सकते हैं। एंड देन फिर इन्वेस्ट बिल्कुल करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहला स्टेप ये हो सकता है कि आप इंडेक्स फंड में या लार्ज कैप में एक फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं, स्टॉक्स में या म्यूचुअल। हाँ, जहां सबसे कम रिस्क होता है। ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों को इंडेक्स फंड, जब कुछ नहीं मालूम हो तो इंडेक्स फंड से और लार्ज कैप से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहां पर बड़ी कंपनीज हैं, उनमें लॉस होने की संभावना कम होती है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन सैलरी प्रोफेशनल्स बैलेंस शॉर्ट टर्म गोल्स लाइक अ कार और वेकेशन विद लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन? क्योंकि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मुझे छोटे गोल दिखाई देते हैं, मुझे कार खरीदनी है, अगर बाइक है तो कार खरीदनी है, कार अगर छोटी है तो बड़ी खरीदनी है। तो ऐसा उनको कैसे ऐसा करें कि उनके लाइफस्टाइल में जो वो चाहते हैं वो भी हो जाए और वेल्थ भी क्रिएट हो? इसके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? हाँ, तो अगर आपके लग रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट गोल हैं, तो आप एक पोर्टफोलियो मत बनाइए। हम्म आपको लगता है कि अगर एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, फिर आप उसी से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को फुलफिल करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हम्म तो आप अलग अलग बकेट में एक माइंडसेट बना के कीजिए कि ये इस गोल के लिए, इस गोल के लिए कुछ शॉर्ट टर्म 1 to 3 ईयर गोल हो सकता है, कुछ हाँ 5+ या 10+ रिटायरमेंट गोल हो सकता है, जो थोड़ा लंबे पीरियड के लिए होता है। हम्म तो अकॉर्डिंगली आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करके, अगर कोई सिप या एक अमाउंट आप सेव कर रहे हैं पर मंथ, तो पर्टिकुलरली गोल के लिए कीजिए। हम्म और उससे फिर हर गोल को आप डिसाइड कर सकते हैं कि घर लेना है, इससे तो चलो 5 ईयर्स बाद इस अमाउंट से मैं इनिशियल अमाउंट दूंगा एंड देन ईएमआई कराऊंगा, तो इससे घर ले लेंगे। इससे कार लेना है, तो अगर 2 या 3 साल बाद कार लेना है, तो आप 10,000 सेव कर रहे हो, तो जो आप ईएमआई दोगे 10-12 हजार लोन लेके, वो आप 1-2 साल सेव करके आप कार के लिए एटलीस्ट 50% अमाउंट करके अपना ईएमआई कम कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। हो। तो तो ये इस तरह से आपने अलग बहुत ही अलग अच्छा बकेट में आप। बताया। हाँ, कि अगर आपको घर खरीदना है या कार खरीदना है, तो पहले आप उसके लिए एसआईपी करिए, 1-2 साल जोड़िए, कुछ डाउन पेमेंट हो जाए आपके पास इकट्ठा। उसके बाद आप इन चीजों को लेंगे तो आपको लोन कम लेना पड़ेगा और ईएमआई आपकी कम आएगी, राइट? यही कह रहे हैं। तो जी, ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही अच्छी बात है। इसी तरह से लोग सेव कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी वेल्थ क्रिएट करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे ही लोगों की सैलरी मिलती है ना, 1 तारीख को सैलरी मिली और 5-6 तारीख तक सैलरी खत्म हो जाती है, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि मतलब इस तरह की पोजीशन ना हो और वो वेल्थ भी क्रिएट कर पाए, अपने गोल्स भी पूरा कर पाए? तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
राइट, जैसे मैंने बताया कि जैसे कैरियर स्टार्ट होता है तो सैलरी में हम अगर बैचलर है तो ज्यादा सेव कर सकते हैं। हम्म। तो एटलीस्ट 30% से मैं सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट हम्म। आप 25-30 के रेंज में हैं, अगर आपके एज ग्रुप में है तो आपको एटलीस्ट 30% सेव करना चाहिए मंथली इनकम का, और उसको अच्छे से हम्म। इन्वेस्ट करना चाहिए अपने थोड़े लॉन्ग टर्म गोल के लिए। उसके बाद अगर लगता है इनकम राइज हो रहा है और आपके पास सेविंग कैपेसिटी है तो 40 to 50% आप सेव करें हम्म। इनिशियल ईयर्स में, ताकि अब जब आपके लाइबिलिटी हो, बच्चे हो या फैमिली पेरेंट्स को आपको फिर देखना है, या लेटर ईयर में आपके सेविंग्स थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि हाँ। ग्रोथ इनिशियल ईयर में ज्यादा होता है और बाद में फिर ग्रोथ भी थोड़ी सी कम हो जाती हम्म। है। तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज 30% से तो आप स्टार्ट करिए एटलीस्ट। अच्छा, नहीं तो एक मतलब जरूरी नहीं है 30, मतलब 10 से भी, मतलब स्टार्ट करना जरूरी है। स्टार्ट करना जरूरी है, परसेंटेज, हाँ, तो परसेंटेज से ज्यादा भले ही दस स्टार्ट परसेंट करना से जरूरी करें है, लेकिन अकॉर्डिंग टू करें। योर, हाँ। यस, अकॉर्डिंग टू यस ना। योर हाँ। कैपेबिलिटी आपको करना चाहिए ज्यादा से हम्म। ज्यादा। तो एक चीज और जानिए कि जैसे आप कभी कह रहे हैं कि 30%, 40%, और कोई अभी स्टार्ट कर रहा है 10% से, मान लीजिए। तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तब कैसे कैसे इवॉल्व हो उसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स, ये बताइए। क्योंकि इक्विटी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो पहले कितना होना चाहिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसके अनुसार अब उसको इक्विटी में कितना करना है। इस तरह का सम फॉर्मूला सामने आता है, बहुत लोग बताते हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें, ये मैं जानना चाहती अच्छा, मेरा ये कहना होता है कि आपकी जो कुछ स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज ग्रोथ होती है, जैसा था हूँ। स्टूडेंट है आप, तब आपके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप पेरेंट्स के पॉकेट मनी पे हो, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो हम्म। फर्स्ट स्टेज इज कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जीरो है, आप कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको कुछ नहीं मिल रहा। जैसे आपकी जॉब लगती है तो फर्स्ट स्टेज पे आप फाइनेंशियल नॉलेज पे आते हो, जहाँ पे आपकी सेविंग अकाउंट खुल जाती है, पीएफ पीपीएफ अकाउंट खुल जाता है। तो हम्म। वहां से आपकी 5 to 7 8% रिटर्न स्टार्ट होता है। हम्म। फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो, थोड़े से मिड कैरियर में आते हो, तो आपको कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड ले लो या कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। तब आपकी नॉलेज बढ़ती है और तब आप 10 to 12 वाली ब्रैकेट में जाते हो, कुछ म्यूचुअल फंड में, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके। तो ये एक स्टेज आता है। फिर आप थोड़े और एक्सपीरियंस होते हो तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाते हो या और दूसरे इन्वेस्टमेंट व्हीकल में जाते हो, तो आपका ग्रोथ बढ़ता है। तो हाँ। स्टेज वाइज जैसे जैसे आपकी कैरियर ग्रोथ होती है, नॉलेज बढ़ती है, आपको सराउंडिंग से इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम्म। वैसे ही आपकी भी ग्रोथ होती है। तो अवेयर रहें, ऐसा ना हो कि आपकी ग्रोथ हो रही है कैरियर में बट आपकी नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं बढ़ रही है। तो हाँ। आप लर्न करें, अपने फाइनेंस को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, हम्म। वो सबसे अच्छा तरीका मतलब कोशिश क्या, इसको लेना ही चाहिए। है, लेना ही इसलिए कि फाइनेंस ही तो हमारे लाइफ की बैकबोन है। और अगर बैकबोन ही स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे लाइफ के जितने भी हमारे सामने आने वाले हैं चैलेंजेस, उनको फेस करने में हमें प्रॉब्लम होगी। राइट। चाहिए। अभी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट्स द राइट माइंडसेट शिफ्ट नीड टू मूव फ्रॉम बीइंग अ सेवर टू अ वेल्थ बिल्डर। जैसे अभी कोई सेव कर रहा है, वो वेल्थ बिल्डर बनने के माइंडसेट में कैसे आए। क्योंकि सेव करना ही लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब वो Right. सोच ही नहीं पाते हैं कि सेव भी करना है। कितने लोग तो डेफिसिट में रहते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें सेविंग माइंडसेट में आना है, और सेविंग से वेल्थ बिल्डिंग, ये एक जर्नी कैसे हो पाएगी, ये Right. बताइए। तो जैसे सेवर्स जो होते हैं वो सेफ्टी देखते हैं हम्म। बेसिकली, कि कभी फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो सेविंग माइंडसेट से रहते हैं। बट हम्म। साथ में आपको अगर वेल्थ बिल्डर बनना है तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी आप सेव कर रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, तो उसको कहाँ हम इन्वेस्ट करें तो वो हम्म। एक अच्छे परसेंटेज से ग्रोथ हो, हाँ। इन्फ्लेशन को बीट कर सके। हाँ। वहां पे आपके वेल्थ बिल्डर माइंडसेट आता है, वो अवेयरनेस से आएगा, राइट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में करने से, इन्वेस्टमेंट करने से आएगा। और वहां पे आपका कैपिटल गेन होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है सेफ है, और हम्म। सेविंग जो है वो ग्रो कर रहा है। तो बिल्कुल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, हाउ मच कैन आई सेव, या हाँ। उस टाइप हाँ। से क्वेश्चन पूछने से ज्यादा अच्छा है कि हाउ कैन आई मल्टीप्लाई व्हाट हाँ। आई अर्न या व्हाट आई सेव। वो क्वेश्चन बिल्कुल। आप अगर पूछते हैं तो हाँ। आपको जवाब मिलेगा कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड देन आप उस अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो टूल है या अपने गोल के लिए आप मनी को समझते हुए या इन्वेस्टमेंट को समझते हुए इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को ग्रो करा सकते हैं और बिल्कुल। वेल्थ बिल्डर बन सकते बिल्कुल। बिल्कुल। एक चीज और क्वेश्चन आ रहा है, इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन निकला है कि जैसे ही लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। और लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। कई बार एम्प्लॉयर के बैंकर्स हैं या कैसे भी आपके पास आते हैं, लोग अप्रोच करते हैं। और लोगों के हैं। पास देखा गया है कि 3-4 क्रेडिट कार्ड होते हैं, और वो उनसे खुलकर खर्च करते रहते हैं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मिड करियर प्रोफेशनल हो या जो लोग 30 में हैं, उनसे नीचे हैं, तो वो लोग इस वाले माइंडसेट से कैसे निकलें कि ये क्रेडिट कार्ड को खर्च करना थोड़ा कम करें, फिर सेविंग करें, फिर वेल्थ बिल्डिंग।
तो ये क्रेडिट कार्ड्स वाले ट्रैप से कैसे निकले लोग, ताकि वो हाँ सेव तो कर पाए और वेल्थ बिल्ड कर पाए, क्योंकि ये तब बिल्कुल तक असंभव है जब तक लोग क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे अपने हर जरूरत के लिए, हर छोटी चीज के लिए। कई बार तो लोग ग्रोसरी खरीदने के लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते बिल्कुल। हैं। ये इससे तो कैसे निकले? या बिल्कुल, तो आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा कि भाई हाँ। जो हम खर्च कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से वो हमारा पैसा नहीं है, हम एक तरह से लोन ले रहे हैं और वो हमें अगले महीने या कुछ हाँ। टाइम पीरियड के बाद रिटर्न करने हैं। हम्म। तो अगर हम जो पैसे हमारे पास नहीं है हम उसे पहले ही खर्च कर देंगे तो आने वाले पैसे वहां जाने वाले हैं, ये बिल्कुल। तो हाँ। बेसिक कॉमन सेंस है। हम्म। तो इसमें हमें वही देखना है कि अगर हम पहले से आने वाले पैसे को खर्च कर रहे हैं तो आगे वाले मंथ में भी जो हम्म। सैलरी आएगी वो पहले से उसके बिल में चला जाएगा, एंड देन फिर हम खाली हो जाएंगे और फिर हमें क्रेडिट कार्ड की डिपेंडेंसी हो जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से उसको मैनेज करना है कि इतना ही खर्च करें जितना आपको लगता है कि बहुत जरूरी है, प्लस आप उतना पे करके नेक्स्ट मंथ के लिए आपका सेविंग्स रहे। हाँ। प्लस पॉइंट्स, कभी कभी लोगों को लालच आता है कि रिवार्ड पॉइंट्स और कुछ उनके साथ जो गिफ्ट मिलती है वो फ्री के गिफ्ट के लिए वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। हम्म। बट डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड की टाइम से बिल पेमेंट हो। जो हम्म। हम कर रहे हैं वो सोच समझ कर अवेयरनेस होकर हमें प्लान करके कर रहे हैं कि हम्म। कितना खर्च करना है, कब खर्च करना है, कब बिल पे कर देना है, जिससे कि हमारी जो करंट इनकम और एक्सपेंसेस है वो डिस्टर्ब ना हो, हम्म। हम ओवर एक्सपेंड ना कर दें क्रेडिट कार्ड। हम्म। तो उसमें डिसिप्लिन से ही हो सकता है। अगर लगता है आपको डिसिप्लिन नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड को कम रखें, एक ही रखें, इमरजेंसी के लिए रखें कि कभी हाँ। जरूरत पड़ जाती है तो हम उससे हम्म। यूज कर सकेंगे। दो तीन रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ओवर स्पेंडिंग हो सकती हाँ। और लोग अक्सर मिनिमम बैलेंस उसका पे करते हैं, तो ऐसा है। नहीं करना चाहिए, उनको पूरा बिल पे करना हाँ चाहिए। और इसका असर तो उनके क्रेडिट स्कोर पे भी पड़ता है। अगर वो टाइम पे नहीं बिल पेमेंट करेंगे या मिनिमम करेंगे तो क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा, राइट? है ना? बिल्कुल सही। तो इन चीजों का ध्यान रख के ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन समवन चूज द राइट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय मार्केट नॉइज? मतलब इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, इतने सारी कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता है उस मार्केट में घुसना ही समझ में नहीं आता कि कहाँ से घुसे, कहाँ से स्टार्ट करें। तो मेरा ये पूछना है कि कैसे लोग चूज करें, राइट राइट स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, वो सही तरीके से कैसे चूज करें, ये जानना है। तो इसमें यह है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो जर्नी की तो म्यूचुअल फंड आपके सबसे पहले जर्नी में आएगा। हम्म। बहुत लोग कहेंगे कि म्यूचुअल फंड समझने की बात है कि हम अब तक जॉब कर रहे थे, एक एक्टिव इनकम कमा रहे थे, इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस है। हम्म। और म्यूचुअल फंड भी कैटर कर रहा है, आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है किसी बिजनेस में। तो हम्म। ये बहुत अच्छा है कि बिजनेस में आपका पैसा ग्रो करे। और इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस हाउसेस अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। और वो कहते हैं कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो एज हम्म। ए शेयर होल्डर, साइलेंट शेयर होल्डर। और वहां पे आपका पैसा एक सर्टन रेट से 20-30% या उससे कम जो भी है उनकी ग्रोथ के हिसाब से वो ग्रो करे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम किस कंपनी में करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारा म्यूचुअल फंड है। तो हम्म। वहां पे हमें स्टार्ट करना चाहिए कि कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हैं जो हम्म। जो डील करते हैं उनमें इन्वेस्ट करें, कुछ मिड कैप में करें और कुछ स्मॉल कैप में करें। हम्म। तो जैसे भी आपकी गोल है उस गोल के अकॉर्डिंगली आप फिल्टर करें कि कौन सी अच्छी कंपनी है। और ये बहुत सारे नेट पे अवेलेबल है कि कौन सा म्यूचुअल फंड किसकी रेटिंग कितनी अच्छी है। तो हम्म। स्टार्ट विथ तीनों फंड में थोड़ा थोड़ा करें, लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में। हम्म। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके। और स्टॉक्स अगर उनको चूज करने हैं तो कौन से, कैसे चूज करना चाहिए, उसका स्टॉक तरीका क्या चूज है? करने का पहला तरीका है कि आप डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। हम्म। और स्टॉक में इन्वेस्ट करने का तरीका है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे होती है, हम्म। और जो थोड़े शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे होती है। तो ये दो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के। अब हम्म। इन दोनों की थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस और नॉलेज लेनी चाहिए कि हम्म। फंडामेंटल में हमें कंपनी का क्या क्या देखना होता है। क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो हमें रिवेन्यू कंपनी का कितना ग्रो हो रहा है, बिल्कुल। सेल्स कितना ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है, प्रमोटर के कितने शेयर्स हैं या कितने परसेंटेज वो होल्ड करते हैं, और भी कुछ चीजें हैं। ये जो मैंने बताया बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है, वो देखना चाहिए कि फंडामेंटली कंपनी कैसे चल रही है, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा। और फिर टेक्निकल थोड़ा सा हमें ये बताता है कि वो प्राइस वाइज अप डाउन कैसा कर रहा है। तो हाँ। हमें फंडामेंटल अच्छी कंपनी चूज करके उसका टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा करके देखना चाहिए कि क्या वो अपने राइट टाइम पे है, क्या हम्म। वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस तो नहीं है, अभी वो क्या गिरा है रिसेंट एंड देन अब अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो बिल्कुल। इस अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। इसमें मेरा हीरो सीक्रेट फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कैसे स्टॉक स्क्रीनिंग करनी है, कैसे आपको अच्छे टाइमिंग पे लेना है, कब तक होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है और कब किसी स्टॉक में एंटर नहीं करना है। और हम्म। साथ में पोर्टफोलियो ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, जैसे कि कैसे आपका परफॉर्म कर रहा है मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो। हम्म। तो इस तरह से अवेयरनेस के साथ, लर्निंग के साथ आप स्टार्ट कर सकते हाँ।
बिल्कुल। इंडिविजुअल इसमें स्टॉक। एक चीज और पूछनी थी कि जैसे आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट और मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें, तो जब जो स्टार्ट कर रहा है तो उसको थोड़ा सा अपना परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए कि उसका लॉस भी ना हो और वेल्थ भी बिल्ड होना शुरू हो जाए। बिल्कुल, तो इसमें आप रख सकते हो कि 50% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रहे, 30% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि शॉर्ट जो स्मॉल कैप होते हैं वो रिस्क ही ज्यादा होता है, इसलिए उसमें सबसे कम करना चाहिए। और लार्ज कैप जो है वहां पर रिस्क कम है, तो हमें अपना 50% अमाउंट जो भी हम एसआईपी कर रहे हैं उसको लार्ज कैप में करना चाहिए, राइट, है ना। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा बताया आपने ये चीज तो। और अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट आर द थ्री की एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड स्टॉक पोर्टफोलियो फॉर मिड करियर प्रोफेशनल्स। हाँ, तो जैसे हमने बात करी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ गोल बेस्ड या बकेट वाइज बनाना है, तो आपके जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको आप लार्ज कैप वाले फंड से इन्वेस्ट करके आप करें, और जो थोड़े से लॉन्ग टर्म वाले उसे मिड कैप और स्मॉल बिल्कुल, कैप वाले फंड बिल्कुल में सही रख कह के रहे कर हैं। सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो क्या होगा कि आपका जो फाउंडेशन होगा या थोड़ा सा जो अभी जल्दी चाहिए आपको पैसा, छोटे पीरियड में चाहिए, वो लार्ज कैप में रहेगा, विथ लो रिस्क बिजनेसेस में हम्म, इन्वेस्टेड रहेगा। हम्म, और अगर आपका मिड कैप में है, वो स्ट्रॉन्ग अर्निंग वाली कंपनी में होगी और ग्रोथ के लिए वो काफी पार्टिसिपेट करेगा आपके इन्वेस्टमेंट को। बिल्कुल, और स्मॉल कैप वाला जो है वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा, उसको आप थोड़े लॉन्ग टर्म विजन के लिए रखें रखें और लॉन्ग टर्म ग्रोथ करके वो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ डज फाइनेंशियल हीरो हेल्प सिंप्लीफाई इन्वेस्टिंग फॉर बिजी प्रोफेशनल्स। आपकी कंपनी फाइनेंशियल हीरोज बिजी प्रोफेशनल्स को कैसे हेल्प करती है। बिल्कुल। तो बहुत क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ, हम्म, तो मिड कैरियर प्रोफेशनल्स के पास टाइम नहीं होती, प्लस एक सर्टेन एज पे जाके आप स्टक हो जाते हो अर्निंग और एक्सपेंसेस को लेके, प्लस सिक्योरिटी आपको आगे नहीं दिख रही होती। तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है। बिजनेस में पैसा बनता है, लेकिन हम्म, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस खुद कर पाए। हाँ, तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है कि पैसा हमारा बिजनेस में रहे, हम अपना एक्टिव इनकम कर सकें। बिल्कुल, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें टाइम कम लगे उस चीजों में, और अच्छी स्टॉक या अच्छी इन्वेस्टमेंट हम कर सकें। तो ये दो चीजें अगर सॉल्व हो जाती है, तो हमें रिटर्न आने वाले समय में थोड़ी सी सिक्योर और अच्छी मिलती है। बिल्कुल, तो हीरो सीक्रेट फ्रेमवर्क है जो आपको बताता है कि कब एंटर करना है, कब तक होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है और कब किसी स्टॉक्स में एंटर नहीं करना है। हम्म, और दूसरा पोर्टफोलियो ट्रैकिंग सिस्टम है, जिसमें कि 1 घंटे में आप वीकली कैसे अपने पोर्टफोलियो को, ओवरऑल एसेट को, नेटवर्थ को ट्रैक कर सकते हो कि किस किस एसेट क्लास में कितना ग्रोथ हो रहा है और कैसे उसको ट्रैक करना है। तो ये बिल्कुल, दोनों से बहुत टाइम कम लगता है और मिड कैरियर प्रोफेशनल बहुत आसानी से ये चीजें कर सकते बिल्कुल, हैं। रैदर की न्यूज टिप्स और रैंडम एडवाइस को फॉलो करके आप हर दिन 1-2 घंटे ऐप में या इस तरह से देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप वीकली कैसे कम टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को ट्रैक करते हुए उस पर आगे बढ़ सकते बिल्कुल। तो आप बहुत अच्छे तरह से ये चीजें कर रहे हैं अपनी, क्योंकि लोग मार्केट में घुसना नहीं चाहते हैं, या तो उनको डर लगता है या वो बिना जाने समझे, बिना गेम को समझे उसमें घुस जाते हैं। तो आप जिस तरह से अपने फाइनेंशियल हीरोज में सिखा रहे हैं लोगों को कि कैसे उनको पहले गेम को समझना है, उसके अनुसार कैसे सेफली घुसना है उसमें, हैं। और वहां जाकर अपनी वेल्थ बिल्ड करनी है, कब बाहर आना है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और मैं चाहूंगी कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है वो फाइनेंशियल हीरोज की वेबसाइट पे जाके और उसको समझे, देखे, जाने, ताकि वो भी अपने लिए वेल्थ को बिल्ड कर पाए, सेविंग समझ पाए, मनी को समझ पाए, ये सारी चीजें कर सके। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इफ यू हैड टू गिव वन मनी मंत्रा टू एवरी प्रोफेशनल इन देयर थर्टीज और फोर्टीज, व्हाट बी वुड बी इट। तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। जब हम्म, आपको समझ आ रहा है, जरूरत महसूस हो रही है, तब आप शुरू करें। हम्म, बिकॉज एवरी रुपी जो भी आप सेव करोगे, वो मल्टीप्लाई होगा जब आप सीखोगे कि कैसे पैसा ग्रो होता है। हम्म, ठीक है। तो वेल्थ जो है वो लक से क्रिएट नहीं होगा, हम्म, वो थोड़े से क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा रिस्क लेके सीख के आगे बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट करने से होगा। हम्म, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब आप अपना टेक चार्ज ऑफ योर मनी और एसेट, और हम्म, बी योर ओन फाइनेंशियल हीरो। हम्म, तो एटलीस्ट आप सीख के अपना फाइनेंशियल हीरो खुद बने, क्योंकि आपको कोई भी पैसा कमा के नहीं देगा, हम्म, है ना। तो आपको खुद लर्न करके, अवेयर होके, मैनेज करके सीखना पड़ेगा। और थोड़ा बिजी है तो एटलीस्ट सीख के फिर आप किसी को दे सकते हैं मैनेज करने के लिए। हाँ, बट स्टार्टिंग पेज विल बी कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है फाइनेंशियल हाँ, वर्ल्ड में।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सैलरी जब हमें मिलती है खाली, तो उससे हम पे चेक टू पे चेक रहते हैं, वो हमारी जरूरतें पूरी करती है। लेकिन वेल्थ बिल्ड करनी है तो हमें उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। कंट्रोल हाथ में लेंगे, फिर कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो निश्चय ही जी सभी लोग वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। ये एक लाइफ स्किल है और इसको सीखने की जरूरत है। तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं दिवाकर जी से कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में कैसे करना चाहिए, क्या है, ये सारी चीजें आप दिवाकर जी से समझ सकते हैं। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी हम दिवाकर जी से मिलते रहेंगे। ये तो बिगिनिंग का एपिसोड है जिसमें हमने जाना कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या है, ये भी हम आगे के एपिसोड्स में आपसे बात करते रहेंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू अनुपमा जी, मुझे बुलाने के लिए और आपके दर्शकों के साथ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। थैंक। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, वेल्थ बियॉन्ड सैलरी, स्टॉक सीक्रेट्स फॉर बिजी प्रोफेशनल्स, विद द अमेजिंग दिवाकर कुमार। उम्मीद है आपको इस कन्वर्सेशन से क्लैरिटी मिली होगी कि सैलरी के अलावा भी हमारे पास पावर है कि हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है अगर आपके पास सही नॉलेज है, सही माइंडसेट है और सही एक्शन प्लान है। याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। और हर मिड करियर प्रोफेशनल के पास यह पोटेंशियल होता है कि वो अपनी लाइफ का फाइनेंशियल हीरो बन सके। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्या है इस एपिसोड से। और हाँ, नए एपिसोड के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे ही इंस्पायरिंग कन्वर्सेशंस लेकर मैं लौटूंगी द बैंकर्स डायरी के अगले एपिसोड में। टिल देन, अपना ख्याल रखिए, इन्वेस्ट वाइजली और बनाइए एक सिक्योर और अबंडेंट फ्यूचर।